कहानी शुरू होती है साल 1999 से फिलीपींस के एक दूर दराज कोस्टल माइनिंग साइट पर, जहां जमीन के अंदर कुछ ऐसा डिस्कवर होता है जो पूरी दुनिया की समझ बदल देने वाला था। यहां एक साइंटिफिक एक्सकवेशन टीम एक पुराने अंडरग्राउंड केव सिस्टम की जांच कर रही होती है, लेकिन यह कोई साधारण केव नहीं होती। जैसे जैसे टीम अंदर आगे बढ़ती है, उन्हें केव की दीवारों पर कुछ अजीब निशान दिखाई देने लगते हैं। ऐसे निशान जो किसी नेचुरल रॉक फॉर्मेशन के नहीं लगते, बल्कि किसी बहुत बड़े क्रीचर के बॉडी इंप्रेशन जैसे लगते हैं। धीरे धीरे टेंशन बढ़ने लगती है। साइंटिस्ट रियलाइज करते हैं ये जगह कभी किसी जाइगेंटिक ऑर्गेनिज्म का रेस्टिंग चेंबर रही है। और तभी उन्हें केव के सेंटर में मिलता है एक मैसिव स्केलेटन, इतना बड़ा कि उसकी रिब्स ही बिल्डिंग्स जितनी लगती हैं। साइंटिस्ट स्टन रह जाते हैं, क्योंकि ये किसी व्हेल या डायनासोर का स्केलेटन नहीं था, ये किसी अननोन प्री हिस्टोरिक सुपर स्पीशीज का एविडेंस था। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज अभी बाकी थी। जैसे ही टीम स्केलेटन के पास पहुंचती है, उन्हें उसकी चेस्ट कैविटी के अंदर कुछ अनयूजुअल दिखाई देता है। एक जाइगेंटिक पॉड, एक एग लाइक स्ट्रक्चर जो फॉसिलाइज नहीं था, मतलब वो अभी भी कभी ना कभी अलाइव रहा होगा। और तभी सडनली उन्हें पता चलता है वो पॉड अब खाली है, यानी जो भी क्रीचर इस एग के अंदर था वो अब बाहर आ चुका है और शायद आज भी कहीं मौजूद है। साइंटिस्ट्स के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि इसका मतलब था ये क्रीचर एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, ये अभी भी अर्थ पर अलाइव हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन यहीं खत्म नहीं होती। साइंटिस्ट्स आसपास की केव वॉल्स को स्कैन करते हैं और उन्हें पता चलता है यहां बहुत ज्यादा रेडिएशन ट्रेसेस मौजूद हैं। ऐसी रेडिएशन जो नेचुरली सरवाइव नहीं करनी चाहिए थी इतने हजारों साल तक। इसका मतलब था ये क्रीचर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता था और शायद उसी एनर्जी पर सरवाइव करता था। अब ये डिस्कवरी सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं रही थी, ये ग्लोबल थ्रेट बन सकती थी। सीन धीरे धीरे शिफ्ट होता है। अब हम पहुंचते हैं जापान के एक कोस्टल न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी में, जहां काम कर रहे होते हैं इंजीनियर जो ब्रोडी। जो ब्रोडी एक एक्सपीरियंस न्यूक्लियर टेक्नीशियन होते हैं जो रेडिएशन मॉनिटरिंग सिस्टम को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। उनकी जिंदगी सिंपल लेकिन डिसिप्लिन्ड होती है। वो अपनी वाइफ सैंड्रा ब्रोडी और अपने छोटे बेटे फोर्ड ब्रोडी के साथ न्यूक्लियर कॉलोनी के पास रहते हैं। उनकी फैमिली ऑर्डिनरी लगती है, लेकिन बहुत जल्द उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली होती है। एक दिन अचानक न्यूक्लियर प्लांट के मॉनिटरिंग सिस्टम्स एबनॉर्मल रीडिंग्स शो करने लगते हैं। रेडिएशन लेवल्स अनस्टेबल होने लगते हैं। लेकिन ये नॉर्मल टेक्निकल मैलफंक्शन जैसा बिहेव नहीं कर रहा था। सैंड्रा ब्रोडी, जो प्लांट की सीनियर इंजीनियर होती हैं, कंट्रोल रूम में रीडिंग्स चेक करती हैं और उन्हें रियलाइज होता है रेडिएशन प्लांट के अंदर से लीक नहीं हो रही, बल्कि बाहर से अंदर आ रही है। ये इम्पॉसिबल होना चाहिए था, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट्स रेडिएशन जनरेट करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते। अब सिचुएशन सीरियस हो चुकी थी। जो ब्रोडी तुरंत प्लांट शटडाउन प्रोटोकॉल एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टम्स रिस्पॉन्ड नहीं करते। और तभी पूरी फैसिलिटी वायलेंटली शेक होने लगती है। जमीन हिलने लगती है, वॉल्स क्रैक होने लगती हैं, अलार्म्स लगातार बजने लगते हैं। वर्कर्स पैनिक में इधर उधर भागने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैसिव फोर्स अंडरग्राउंड मूव कर रही हो और प्लांट उसके रास्ते में आ गया हो। सैंड्रा डिसाइड करती हैं उन्हें मैनुअली कूलिंग सिस्टम एक्टिवेट करना होगा, नहीं तो पूरा प्लांट एक्सप्लोड हो सकता है। यह मिशन एक्सट्रीमली डेंजरस था, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती तो थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स खतरे में पड़ सकती थी। जो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैंड्रा ऑलरेडी डिसीजन ले चुकी होती है। और यहीं से शुरू होती है ब्रोडी फैमिली की सबसे पेनफुल सैक्रिफाइस स्टोरी, जो आने वाले समय में गॉडजिला की पूरी कहानी की फाउंडेशन बनने वाली थी। न्यूक्लियर प्लांट के अंदर अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। अलार्म्स लगातार बज रहे थे। इमरजेंसी लाइट्स पूरे कॉरिडोर में लाल रंग की फ्लैशिंग वार्निंग दे रही थी, और हर सेकंड के साथ रेडिएशन लेवल डेंजरसली बढ़ता जा रहा था। कंट्रोल रूम में मौजूद इंजीनियर समझ चुके थे कि यह कोई नॉर्मल टेक्निकल फेलियर नहीं था, कुछ बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल प्लांट के नीचे मूव कर रहा था। जो ब्रोडी डेस्परेटली सिस्टम्स रीबूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे ऑटोमेटेड शटडाउन प्रोटोकॉल्स फेल हो चुके थे। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, मैनुअल कूलिंग एक्टिवेशन, और इसके लिए जाना पड़ता रिएक्टर कोर के बिल्कुल पास, जहां रेडिएशन लेवल ऑलरेडी डेडली लिमिट क्रॉस कर चुका था।
सैंड्रा ब्रोडी जानती थी कि वहां जाना ऑलमोस्ट सुसाइड मिशन था, लेकिन अगर कूलिंग सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता तो पूरा न्यूक्लियर प्लांट एक्सप्लोड हो सकता था, और एक्सप्लोजन का असर सिर्फ प्लांट तक सीमित नहीं रहता, पूरा कोस्टल सिटी डिस्ट्रॉय हो सकता था। सैंड्रा कामली जो की तरफ देखती हैं। उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो जानती थी अगर उन्होंने ये कदम नहीं उठाया तो हजारों इनोसेंट लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी, जो उन्हें रोकना चाहते थे। लेकिन सैंड्रा ऑलरेडी डिसीजन ले चुकी होती हैं और वो प्रोटेक्टिव सूट पहनकर रिएक्टर चेंबर की तरफ बढ़ने लगती हैं। और हर कदम के साथ कॉरिडोर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। रेडिएशन मीटर लगातार वार्निंग दे रहा था, लेकिन वो रुकती नहीं। कंट्रोल रूम में खड़े जो मॉनिटर्स पर उनकी मूवमेंट ट्रैक कर रहे होते हैं, उनकी हार्ट बीट फास्ट हो चुकी होती है, क्योंकि वो जानते थे ये मिशन शायद उनका आखिरी मिशन हो सकता है। सैंड्रा रिएक्टर चेंबर के एंट्रेंस तक पहुंचती हैं, लेकिन तभी अचानक ग्राउंड वायलेंटली शेक करने लगती है। वॉल्स क्रैक होने लगती हैं, पाइप्स बर्स्ट होने लगते हैं और रिएक्टर स्ट्रक्चर अनस्टेबल होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे प्लांट के नीचे कोई जाइगेंटिक क्रीचर मूव कर रहा हो, जो अपनी बॉडी से पूरी फैसिलिटी को डिस्टर्ब कर रहा था। सैंड्रा फिर भी आगे बढ़ती है और फाइनली कूलिंग वाल्व एक्टिवेट कर देती है। कुछ सेकंड्स के लिए सिचुएशन स्टेबल हो जाती है, लेकिन तभी मॉनिटर्स पर एक न्यू वार्निंग दिखाई देती है। रिएक्टर चेंबर कोलैप्स होने वाला है। जो पैनिक में कंट्रोल रूम से बाहर भागते हैं और सैंड्रा को वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रिएक्टर कॉरिडोर का एग्जिट सडनली ब्लॉक हो जाता है। सैंड्रा ट्रैप्ड हो चुकी थी, जो हेल्पलेस होकर मॉनिटर्स पर उन्हें देखते रह जाते हैं। सैंड्रा आखिरी बार जो की तरफ देखती हैं और कामली स्माइल करती हैं, जैसे वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी हो कि उनका सैक्रिफाइस जरूरी था। कुछ सेकंड्स बाद रिएक्टर चेंबर पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है और सैंड्रा हमेशा के लिए जो की जिंदगी से चली जाती हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट में इस इंसिडेंट को न्यूक्लियर मेल्टडाउन एक्सीडेंट बताया जाता है। गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि प्लांट के आसपास का पूरा एरिया परमानेंटली कंटामिनेटेड हो चुका है और उस एंटायर जोन को क्वारंटीन कर दिया जाता है। लेकिन जो ब्रोडी इस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था रेडिएशन लीक प्लांट के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से आ रही थी। मतलब कुछ और रिस्पॉन्सिबल था इस डिजास्टर के पीछे, कुछ ऐसा जिसे गवर्नमेंट छुपा रही थी। 15 साल बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइमलाइन में, जहां जो ब्रोडी अब कंप्लीटली चेंज हो चुके होते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट कर दी थी उस ट्रूथ को ढूंढने के लिए जो उस एक्सीडेंट के पीछे छुपा था। उनका घर अब एक साइंटिस्ट की लेबोरेटरी जैसा बन चुका होता है। चारों तरफ मैप्स लगे होते हैं, रेडिएशन चार्ट्स लगे होते हैं और पुराने सिग्नल रिकॉर्डिंग्स हर जगह फैले होते हैं। इसी बीच उनके बेटे फोर्ड ब्रोडी, जो अब एक ट्रेंड मिलिट्री एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट बन चुके होते हैं, उनसे मिलने घर आते हैं। फोर्ड चाहते हैं कि उनके पिता अब पुरानी बातें भूलकर नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू करें, लेकिन जो साफ मना कर देते हैं। वो फोर्ड को बताते हैं कि उन्होंने फिर से वही मिस्टीरियस सिग्नल डिटेक्ट किया है जो ठीक 15 साल पहले डिजास्टर के समय आया था। उनका कहना होता है रिस्ट्रिक्टेड जोन अब भी सेफ नहीं है और सरकार लोगों से सच्चाई छुपा रही है। फोर्ड शुरुआत में उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। उन्हें लगता है कि उनके पिता अभी भी पुराने ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाए हैं, लेकिन जो उन्हें कन्विंस कर लेते हैं कि वो एक बार उनके साथ रिस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर चलें, जहां से ये सिग्नल आ रहा है। फोर्ड मजबूरी में उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों सीक्रेटली रात के समय क्वारंटीन एरिया के अंदर घुस जाते हैं। सरकार ने इस पूरे इलाके को कंप्लीटली बंद कर दिया होता है। चारों तरफ वार्निंग बोर्ड्स लगे होते हैं और एंट्रेंस पर हैवी सिक्योरिटी मौजूद होती है। लेकिन जो पहले से ही अंदर जाने का रास्ता जानते होते हैं, वो फोर्ड को एक हिडन रूट से अंदर ले जाते हैं और धीरे धीरे दोनों अबैंडन्ड सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। पूरा शहर बिल्कुल खाली पड़ा होता है, सड़कें सूनी होती हैं, घर टूट चुके होते हैं, चारों तरफ सन्नाटा फैला होता है। ऐसा लगता है जैसे समय यहां रुक गया हो। फोर्ड को समझ नहीं आता कि अगर यहां इतनी डेंजरस रेडिएशन मौजूद है तो उनके पिता बिना प्रोटेक्शन के इतने सालों से यहां कैसे आते रहे। जो उन्हें बताते हैं असल में यहां रेडिएशन उतनी डेंजरस नहीं है जितनी सरकार लोगों को बता रही है, और इसका मतलब साफ होता है सरकार कुछ छुपा रही है। धीरे धीरे दोनों न्यूक्लियर प्लांट के पास पहुंचते हैं, जो अब पूरी तरह बंद और टूटा हुआ पड़ा होता है। जो प्लांट के अंदर जाकर सिग्नल सोर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं और आखिरकार उन्हें वही अंडरग्राउंड लोकेशन मिल जाती है जहां से मिस्टीरियस पल्स निकल रहा होता है।
लेकिन तभी अचानक मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स वहां पहुंच जाते हैं। फोर्ड और जो दोनों को तुरंत सराउंड कर लिया जाता है और बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। फोर्ड समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्या सीक्रेट है जिसे सरकार इतनी सख्ती से छुपा रही है। कुछ देर बाद उन्हें एक सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी के अंदर ले जाया जाता है, जहां उनकी मुलाकात होती है एक ऐसे साइंटिस्ट से जो पिछले कई सालों से उसी मिस्ट्री पर रिसर्च कर रहे होते हैं जिसके पीछे जो ब्रोडी सच्चाई ढूंढ रहे थे। ये साइंटिस्ट होते हैं डॉक्टर इशिरो सेरिजावा। और यहीं से फोर्ड और जो को पहली बार पता चलता है कि 15 साल पहले हुआ न्यूक्लियर डिजास्टर कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि वो एक स्लीपिंग क्रीचर की अवेकनिंग का रिजल्ट था। एक ऐसा क्रीचर जो हजारों सालों से धरती के अंदर छुपा हुआ था और अब धीरे धीरे फिर से जाग रहा था। लेकिन सबसे डराने वाली बात अभी बाकी थी, क्योंकि ये क्रीचर अकेला नहीं था और उसका जागना दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी तबाही की शुरुआत बनने वाला था। फोर्ड ब्रोडी और उनके पिता जो ब्रोडी को मिलिट्री एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी के अंदर ले जाती है। ये जगह बाहर से एक अबैंडन्ड न्यूक्लियर डिजास्टर साइट जैसी दिखती है, लेकिन अंदर का दृश्य बिल्कुल अलग होता है। पूरा एरिया एडवांस साइंटिफिक इक्विपमेंट से भरा होता है। साइंटिस्ट्स लगातार मॉनिटर्स पर कुछ सिग्नल्स ट्रैक कर रहे होते हैं और हेवी सिक्योरिटी हर जगह तैनात होती है। यहीं उनकी मुलाकात होती है साइंटिस्ट डॉक्टर इशिरो सेरिजावा से, जो पिछले कई सालों से इस मिस्टीरियस इंसिडेंट की सच्चाई पर रिसर्च कर रहे होते हैं। डॉक्टर सेरिजावा कामली जो ब्रोडी की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं, आप इतने सालों से जिस सिग्नल को ट्रैक कर रहे थे वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। जो तुरंत समझ जाते हैं कि उनकी शंका बिल्कुल सही थी। डॉक्टर सेरिजावा उन्हें बताते हैं, 15 साल पहले न्यूक्लियर प्लांट में जो डिजास्टर हुआ था वो किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि एक जायंट एंशिएंट क्रीचर की अवेकनिंग की वजह से हुआ था। यह सुनकर फोर्ड शॉक्ड रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ सच भी हो सकता है। लेकिन तभी डॉक्टर सेरिजावा उन्हें एक सील्ड चेंबर की तरफ लेकर जाते हैं, जहां एक बहुत बड़ा ककून रखा होता है। यह ककून इतना विशाल होता है कि उसके सामने खड़े इंसान बहुत छोटे लगते हैं। उसकी सरफेस लगातार हल्की हल्की मूवमेंट कर रही होती है, जैसे उसके अंदर कुछ जिंदा हो। साइंटिस्ट्स बताते हैं, ये क्रीचर हजारों सालों से अंडरग्राउंड डॉर्मेंट स्टेट में था और न्यूक्लियर रेडिएशन अब्सॉर्ब करके धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। यही कारण था कि 15 साल पहले न्यूक्लियर प्लांट के आसपास अचानक रेडिएशन डिस्टर्बेंस शुरू हुई थी। असल में वो रेडिएशन लीक नहीं थी, बल्कि उस क्रीचर द्वारा एनर्जी अब्सॉर्ब करने की प्रक्रिया थी। जो ब्रोडी की आंखों में अब गुस्सा और दर्द दोनों दिखाई देने लगता है, क्योंकि इसका मतलब साफ था, उनकी पत्नी की मौत किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं, बल्कि इस हिडन ट्रूथ की वजह से हुई थी। इसी बीच अचानक ककून के अंदर मूवमेंट तेज होने लगती है। पूरा चेंबर हल्का हल्का कांपने लगता है, मशीन्स वार्निंग सिग्नल्स देने लगती हैं और साइंटिस्ट्स पैनिक में आ जाते हैं। मॉनिटर पर हार्ट बीट जैसी रीडिंग्स तेजी से बढ़ने लगती हैं। डॉक्टर सेरिजावा तुरंत समझ जाते हैं, क्रीचर अब फुली अवेकन होने वाला है। और तभी अचानक ककून के अंदर से एक पावरफुल वाइब्रेशन निकलती है, जो पूरे फैसिलिटी को हिला देती है। मेटल स्ट्रक्चर क्रैक होने लगते हैं, लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और सिक्योरिटी अलार्म्स जोर जोर से बजने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में ककून टूटना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से निकलता है एक विशाल विंग्ड क्रीचर, जिसे साइंटिस्ट्स बाद में नाम देते हैं म्यूटो। ये क्रीचर दिखने में किसी इंसेक्ट जैसा होता है, लेकिन उसका आकार किसी बिल्डिंग जितना बड़ा होता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, पूरी फैसिलिटी में केओस फैल जाता है। सोल्जर्स उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रीचर बेहद तेज और पावरफुल होता है। वो आसानी से वॉल्स तोड़ देता है, मशीन्स डिस्ट्रॉय कर देता है और फैसिलिटी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। फोर्ड ब्रोडी और जो ब्रोडी एस्केप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक एक मैसिव शॉक वेव आती है, जो पूरे स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर देती है। जो ब्रोडी फोर्ड को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गिरते हुए डेब्रीज की वजह से वो खुद गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। फोर्ड हेल्पलेस होकर अपने पिता को देख रहे होते हैं और कुछ ही देर में जो ब्रोडी की मौत हो जाती है। ये मोमेंट फोर्ड की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। अब ये सिर्फ मॉन्स्टर्स की कहानी नहीं रही थी, ये उनके लिए पर्सनल वॉर बन चुकी थी। इसी बीच विंग्ड म्यूटो फैसिलिटी से बाहर निकल जाता है और स्काई की तरफ उड़ जाता है। अब दुनिया को पहली बार पता चलने वाला था कि धरती पर इंसानों के अलावा भी
कुछ एंशिएंट सुपर क्रीचर्स मौजूद हैं और उनका जागना एक बहुत बड़ी ग्लोबल डिजास्टर की शुरुआत बनने वाला था। लेकिन डॉक्टर सेरिजावा जानते थे ये कहानी अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि इस क्रीचर का जागना किसी और भी ज्यादा पावरफुल किंग को जगाने वाला था, जिसका नाम था गॉडजिला। पैसिफिक ओशन में गॉडजिला के जागने के बाद पूरी दुनिया हाई अलर्ट पर आ चुकी होती है। मिलिट्री फोर्सेस हर पॉसिबल मूवमेंट ट्रैक कर रही होती हैं। सैटेलाइट्स लगातार ओशन सरफेस स्कैन कर रहे होते हैं और गवर्नमेंट्स इमरजेंसी मीटिंग्स कर रही होती हैं। दूसरी तरफ फोर्ट ब्रोडी अब यूएस मिलिट्री कॉन्वॉय के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द अपने परिवार तक पहुंचना होता है। लेकिन सिचुएशन अब पूरी तरह बदल चुकी होती है, क्योंकि अब ये सिर्फ सर्वाइवल की लड़ाई नहीं थी, ये एक ग्लोबल लेवल मॉन्स्टर क्राइसिस बन चुका था। इसी बीच जापान की न्यूक्लियर स्टोरेज साइट से अलार्मिंग सिग्नल आने लगता है, जहां साइंटिस्ट्स पहले से सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि एक और ककून मौजूद है। मॉनिटर रीडिंग्स तेजी से चेंज होने लगती हैं और अचानक ग्राउंड वायलेंटली शेक करने लगता है। फैसिलिटी के अंदर मौजूद गार्ड्स पैनिक में आ जाते हैं, मशीन्स मैल फंक्शन करने लगती हैं और अलार्म्स लगातार बजने लगते हैं। फिर धीरे धीरे वो जायंट ककून क्रैक होना शुरू हो जाता है। साइंटिस्ट समझ जाते हैं सेकंड म्यूटो हैच होने वाला है। कुछ ही सेकंड्स बाद ककून पूरी तरह टूट जाता है और उसके अंदर से निकलती है एक मैसिव फीमेल म्यूटो। ये क्रीचर पहले वाले विंग्ड मेल म्यूटो से ही ज्यादा बड़ा और ज्यादा पावरफुल होता है। उसका शरीर भारी आर्मर जैसी स्किन से कवर्ड होता है और उसके मैसिव लेग्स जमीन पर पड़ते ही पूरा एरिया शेक करने लगता है। फैसिलिटी के अंदर केओस फैल जाता है। सोल्जर्स उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके वेपन्स उस पर कोई असर नहीं करते। फीमेल म्यूटो आसानी से स्टोरेज फैसिलिटी डिस्ट्रॉय कर देती है और न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिटेक्ट करके उनकी तरफ बढ़ने लगती है। डॉक्टर सेरिजावा तुरंत समझ जाते हैं म्यूटोज न्यूक्लियर एनर्जी को सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करते, बल्कि उसे एब्जॉर्ब करते हैं। यही उनकी ग्रोथ का मेन सोर्स होता है। और सबसे डेंजरस बात यह होती है, अब मेल और फीमेल म्यूटो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे। उनका गोल सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, बल्कि रिप्रोडक्शन था। अगर दोनों मिल जाते तो पूरी दुनिया के लिए खतरा कई गुना बढ़ सकता था। इसी दौरान मिलिट्री एक रिस्की प्लान बनाती है। उनका फैसला होता है न्यूक्लियर वॉरहेड को बेट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि दोनों म्यूटोस को एक कंट्रोल्ड लोकेशन पर अट्रैक्ट किया जा सके। प्लान सिंपल लगता था, लेकिन रियलिटी में यह बहुत डेंजरस था, क्योंकि अगर स्लाइटेस्ट मिस्टेक होती तो न्यूक्लियर ब्लास्ट पूरी सिटी डिस्ट्रॉय कर सकता था। डॉक्टर सेरिजावा इस प्लान से सहमत नहीं होते। वो रिपीटेडली वार्न करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स पहले भी गॉडजिला को मारने के लिए यूज किए जा चुके हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ था, बल्कि इससे गॉडजिला और ज्यादा पावरफुल हो गया था। उनका कहना होता है गॉडजिला नेचर का बैलेंस रिस्टोर करने आया है और अगर उसे अपना काम करने दिया जाए तो वो खुद म्यूटोज को रोक देगा। लेकिन मिलिट्री रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होती। उनका फोकस सिर्फ डिस्ट्रक्शन रोकने पर होता है। इस बीच गॉडजिला लगातार ओशन के अंदर से मूव करता हुआ म्यूटोज की डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है। वो किसी रेडार या सैटेलाइट सिग्नल पर रिएक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि डायरेक्टली म्यूटोज की प्रेजेंस ट्रैक कर रहा था। ये क्लियर था गॉडजिला इस एंशिएंट स्पीशीज का नेचुरल हंटर था और अब वो अपने टारगेट के करीब पहुंच रहा था। पूरी दुनिया टेंशन में थी, क्योंकि अब ये सिर्फ मॉन्स्टर साइटिंग्स की खबर नहीं थी। अब दो जायंट म्यूटोज और एक एंशिएंट अल्फा प्रेडेटर गॉडजिला एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, और जब ये तीनों क्रीचर्स आमने सामने आने वाले थे, तब जो होने वाला था वो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मॉन्स्टर बैटल बनने वाला था। फीमेल म्यूटो के हैच होने के बाद अब पूरी दुनिया समझ चुकी थी दोनों म्यूटोज जल्द ही एक दूसरे से मिलने वाले हैं, और अगर ऐसा हुआ तो उनका रिप्रोडक्शन साइकिल शुरू हो जाएगा, जिसका मतलब था सैकड़ों नए म्यूटोज का जन्म, और ये ह्यूमैनिटी के लिए कंप्लीट डिस्ट्रक्शन साबित हो सकता था। इसी दौरान रिपोर्ट्स आती हैं फीमेल म्यूटो ऑलरेडी लास वेगस पहुंच चुकी है और पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो चुका है। बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो चुकी है और पूरा एरिया एक साइलेंट बैटलफील्ड बन चुका होता है। अब मिलिट्री फाइनल प्लान एक्टिवेट करती है। प्लान सिंपल था, एक न्यूक्लियर वॉरहेड को बीट की तरह यूज किया जाएगा ताकि दोनों म्यूटोस को एक जगह अट्रैक्ट किया जा सके।
लेकिन इस प्लान का हिडन रिस्क ये था, अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सिटी के अंदर हुआ तो लाखों लोग मर सकते थे। दूसरी तरफ फोर्ट ब्रोडी इस डेंजरस मिशन का हिस्सा बनते हैं। उनका काम होता है न्यूक्लियर बॉम्ब को सेफ लोकेशन तक ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन सिचुएशन अचानक चेंज हो जाती है, क्योंकि दोनों म्यूटोज एक्सपेक्टेड लोकेशन से हटकर सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाते हैं। अब वॉरहेड उसी सिटी के अंदर एक्टिवेट होने वाला होता है, और वह सिचुएशन ये होती है, फीमेल म्यूटो अपने एग्स ले करना शुरू कर देती है। हंड्रेड्स ऑफ एग्स जो कुछ ही समय में हैच होने वाले होते हैं। ये ह्यूमैनिटी के एग्जिस्टेंस के लिए डायरेक्ट थ्रेट बन चुका था। इसी मोमेंट पर ओशन के अंदर से एक फेमिलियर वाइब्रेशन महसूस होती है, और फिर धीरे धीरे सरफेस से उठती है एक जायंट डॉर्सल फिन। ये था गॉडजिला। उसकी एंट्री इतनी पावरफुल होती है कि पूरा शोर लाइन कांपने लगता है। लोग बिल्डिंग्स की छतों से उसे देखते हैं और पहली बार समझते हैं वो एनिमी नहीं, वो प्रोटेक्टर है। अब फाइनल बैटल शुरू होती है। गॉडजिला सीधे मेल म्यूटो पर अटैक करता है और उसे अपनी टेल से दूर फेंक देता है, लेकिन तभी फीमेल म्यूटो पीछे से अटैक करती है। दोनों म्यूटोज मिलकर गॉडजिला को सराउंड कर लेते हैं। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है गॉडजिला कमजोर पड़ रहा है, लेकिन तभी गॉडजिला अपनी फुल स्ट्रेंथ एक्टिवेट करता है। उसकी डॉर्सल प्लेट्स ब्लू एनर्जी से ग्लो करने लगती हैं, और पहली बार वो अपना एटॉमिक ब्रेथ यूज करता है। ब्लू न्यूक्लियर बीम सीधे मेल म्यूटो पर स्ट्राइक करती है। मेल म्यूटो इंस्टेंटली डिफीट हो जाता है। अब फीमेल म्यूटो अकेली रह जाती है। वो लास्ट अटेम्प्ट में गॉडजिला पर अटैक करती है, लेकिन गॉडजिला उसे पकड़ लेता है और अपने एटॉमिक ब्रेथ से उसके अंदर तक एनर्जी ब्लास्ट कर देता है। कुछ सेकंड्स बाद फीमेल म्यूटो भी डिफीट हो जाती है। बैटल खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी एक डेंजर बाकी था। न्यूक्लियर वॉरहेड एक्टिवेट हो चुका था और एक्सप्लोजन होने वाला था। फोर्ट ब्रोडी अपनी जान रिस्क में डालकर वॉरहेड को सिटी से दूर शिप पर ले जाते हैं ताकि ब्लास्ट ओशन में हो सके। लास्ट मोमेंट पर वो शिप से जंप कर देते हैं और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन समुद्र के अंदर हो जाता है। सिटी बच जाती है, ह्यूमैनिटी बच जाती है, और गॉडजिला बैटल के बाद थका हुआ ग्राउंड पर गिर जाता है। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है गॉडजिला मर चुका है। लोग साइलेंटली उसे देखते रहते हैं। पूरा सिटी कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे गॉडजिला उठता है। वो एक आखिरी बार रोर करता है और वापस ओशन की तरफ चल देता है। लोग उसे जाते हुए देखते रहते हैं, अब डर के साथ नहीं, रिस्पेक्ट के साथ। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन होती है, किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। और इसी मोमेंट पर गॉडजिला फिर से समुद्र की गहराइयों में गायब हो जाता है, जैसे हमेशा से करता आया है, बैलेंस रिस्टोर करने के बाद। तो यही थी गॉडजिला की पूरी कहानी।